करीब 21 साल के लड़के ने अपने ही पिता के हाथ और पैरों को डिग्गी में रखा। डिग्गी में रखने के बाद घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर जाता है। दूर जाने के बाद जब मौका मिलता है, मौका मिलते ही उन दोनों हाथों को, दोनों पैरों को वो फेंक देता है। साथ ही उनका जो मोबाइल नंबर होता है उसको वहीं मौके पर जाकर स्विच ऑफ कर लेता है। अब बाकी जो हिस्सा बचा था वो धड़ और सर, उसको लेने के लिए फिर से घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद अपनी ही गाड़ी को पोर्च में इस हिसाब से लगाता है ताकि धड़ और जो सर था उसको उठाकर वो फिर से डिग्गी के अंदर रख सके और रखने के बाद उसको फिर से यहां से कहीं दूर ले जाकर फेंक सके। जैसे ही वो अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ था, इसी बीच में घर की जो बेल थी, घंटी थी, वो बज जाती है और जैसे ही घंटी बजती है तो उसके बाद वो लड़का एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि कोई घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए पहले वो जो व्यवस्थाएं थी उनको बिल्कुल दुरुस्त करता है। जो लाश का हिस्सा था उस हिस्से को छुपाता है। छुपाने के बाद सीधा वो गेट पे पहुंच जाता है। गेट पे जाता है तो गेट पे जाते ही सामने उसके एक अंकल थे जो उसके पापा के दोस्त थे। उनसे नमस्ते करता है। नमस्ते करने के बाद वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ पता है? तो वो नमस्ते करते हुए कहता है कि अंकल जी वो दिल्ली गए हैं किसी काम से और कल दोपहर तक वापस लौट कर आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि उनका जो मोबाइल नंबर था, उनके पास 3 अलग अलग सिम थे और तीनों ही सिम उनके बंद थे, यानी कि तीनों ही नंबरों पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जो दोस्त थे वो दोस्त ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि आपसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था इन 7-8 सालों के इतिहास में। वो व्यक्ति वहां से चला जरूर जाता है, लेकिन उसने जाकर जो आसपास के और जो व्यक्ति थे उन सबके पास जाता है और जाकर कहता है कि यार ये पड़ोसी पता नहीं कहां चला गया है, कभी तो ऐसा कभी गया नहीं है। क्योंकि उनका एक दोस्तों का ग्रुप था और ये बात जब ग्रुप में फैल जाती है तो फिर उस लड़के को दोबारा से उस लाश को उठाकर डिग्गी में रखने की नौबत नहीं आती। फिर इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। क्या है इसके पीछे की कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात है। आशियाना एक कॉलोनी है और आशियाना कॉलोनी में एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक में 4 या 5 ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को अगर 24 घंटे में एक बार ना देखें तो उनके देखे बिना उनको चैन नहीं पड़ता। या तो बातचीत हो जाए या फिर देख लें, क्योंकि जब अपने अपने काम से जब फुर्सत में होते हैं तो फिर बैठकर बातचीत जरूर करते हैं, गपशप जरूर मारते हैं। और जब गपशप मारते हैं तो फिर बहुत सारी बातें भी ऐसे होती चली जाती हैं। एक दोस्त है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लगभग अभी ज्यादा नहीं हुए, 15 या 20 घंटे हुए होंगे देखे हुए। तुरंत उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। 19 फरवरी 2026 की रात एक शादी समारोह से मानवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो आया जरूर था, लेकिन 20 तारीख को दिखाई नहीं देता। उनके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी देखते हैं, पूछते हैं कि भाई मानवेंद्र सिंह कहाँ हैं? तो उनके जो नंबर हैं, मोबाइल हैं, वो तीनों के तीनों नंबर ही स्विच ऑफ आ रहे थे। तो इसी हिसाब से थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। 20 फरवरी 2026 को लगभग 11-12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं? तो जो उनका इकलौता बेटा होता है, वो इकलौता बेटा बाहर निकल के आता है और उस बेटे ने आकर, जिसका नाम है अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा, उस राजा से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहता है अंकल वो किसी काम से आज ही सुबह, यानी कि 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास दिल्ली गए हैं किसी काम से। कल यानी कि 21 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तक वापस लौट कर आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस तरह की बात होती है तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पापा के तीनों नंबर बंद आ रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तभी इस लड़के ने जब ये बात सुनी, उसको खुद आश्चर्य हो जाता है, वो खुद थोड़ा परेशान हो जाता है। अंकल जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तुरंत ही वो अलग अलग तीनों नंबरों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और जब तीनों नंबर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो सफलता नहीं मिल पाती, सचमुच नंबर बंद ही थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने जाकर बाकी सारे दोस्तों से कहा कि देखो मानवेंद्र सिंह का कुछ पता नहीं चल रहा है यार, ये कहाँ चला गया है, इसके बारे में कुछ देखो, पता करो। अब लोगों का इस घर में आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई ना कोई आ रहा था, कोई ना कोई बातचीत कर रहा था। जो बातचीत कर रहा था, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे इसलिए थोड़ी टेंशन बढ़ रही थी, चिंता हो रही थी। तभी कुछ लोगों ने जब उस लड़के से कहा तो अक्षत प्रताप सिंह सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर कहता है कि साहब मेरा नाम अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा है और मैं यहीं आशियाना एल ब्लॉक के 91 का रहने वाला हूं। मेरे पिता का नाम मानवेंद्र सिंह है और उनके पिता का नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड दरोगा हैं। साथ ही जो मेरी दादी है वो तो जालौन में रहते हैं, दादा और दादी, लेकिन हम लोग यहीं पर रहते हैं एल 91 में। उसकी एक छोटी बहन है, मां की लगभग 9 साल पहले मौत हो चुकी है। एक चाचा हैं जिनका नाम है SS रजावत, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी तैनाती है। फिलहाल उनकी पोस्टिंग सचिवालय में लगी हुई है। वो लड़का जाकर एक छोटा सा पर्चे पर लिखकर पूरी जानकारी, पूरी बातें दे के आता है। अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है कि छोटी बहन है जो कि कक्षा 11 की छात्रा है और LVS कॉलेज में पढ़ रही है और वो खुद TM मिश्रा कॉलेज में BCom का स्टूडेंट है। जब
पुलिस वालों ने ये जानकारी लेने के बाद उन्होंने रख लिया। अक्सर गुमशुदगी के मामले जो होते हैं, गायब होने के जो मामले होते हैं, पुलिस ऐसे मामलों को हमेशा ही, ज्यादातर मामलों को ऐसे ही ले लेती है। लेकिन जब मोहल्ले वालों को ये बात पता चलती है कि हाँ, थाने में जाकर एक तहरीर दे दी गई है पापा की गुमशुदगी की, और इसी बीच में जो आसपास के लोग हैं वो पूरे अलर्ट मोड में आ जाते हैं, और इतने अलर्ट मोड में वो आते हैं कि मोहल्ले में, इस कॉलोनी में जो जितने भी कैमरे लगे हुए थे, उन सभी कैमरों को बारी बारी से देखा जा रहा था। और जब कैमरे को देखा जा रहा था तो कैमरे को देख के पता चल रहा था कि 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 1 बजे के आसपास तो मानवेंद्र सिंह अपने घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जाते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन उनका जो दरवाजा है, उनका जो मेन गेट है, उस मेन गेट की तरफ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था। अब लोगों ने अपने अपने तरीके से पूछना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे कि मानवेंद्र कहाँ है, कहाँ नहीं है। पुरानी बातों को लेकर भी चर्चाएं शुरू करने लगे। ये 21 फरवरी 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे तक वापसी आने की बात थी। वो 21 तारीख की वक्त भी गुजर जाता है, 21 भी गुजर जाता है और 22 भी गुजर जाता है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही थी। हालांकि इस बीच में जो लड़का होता है, बेटे ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम दिया मानवेंद्र मिसिंग अपडेट। अब किसी को भी कोई जरा सी भी जानकारी लगती है तो तत्काल प्रभाव से इसमें जानकारी दे दीजिए, लोगों को शांत करने के लिए कि उनकी जो जिज्ञासाएं बढ़ रही थी, तो इसलिए पल पल की एक दूसरे को लोग अपडेट दे रहे थे कि आए कि नहीं आए, कहां गए कहां नहीं गए, इस तरह की बातें थी। और जब 23 फरवरी आ जाती है, तब आसपास के लोगों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है। और जो सब्र का बांध टूट जाता है तो ये गुस्से में लोग सीधा पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन और एसएचओ से जाकर बातचीत करते हैं। तो एसएचओ कहते हैं कि मेरी ड्यूटी वीआईपी में लगी हुई है, इसलिए फिलहाल मैं नहीं देख सकता। जब यहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है आसपास के लोगों को, तब आसपास के लोगों को और थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, सुनने को तैयार ही नहीं हो रही है। तब ये बड़े अधिकारी के पास जाते हैं और बड़े अधिकारी से जाकर कहते हैं कि साहब, एक जिम्मेदार आदमी है, वो अचानक से गायब हो गया है, वो उसका पता नहीं चल रहा है और आपकी पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। तभी जो बड़े अधिकारी होते हैं, डीसीपी साहब, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम उनकी जो कॉल डिटेल है वो निकलवाएंगे, उनकी लोकेशन है वो निकलवाएंगे, किससे संपर्क में थे, कहां गए थे, कहां नहीं थे, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबकी हम जांच पड़ताल कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए। और थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि जो मानवेंद्र सिंह है, उनकी जो अंतिम लोकेशन है वो पारा के सदरोना एक जगह लगती है, वहां पर लोकेशन है। और जैसे ही लड़का ये बात सुन रहा है, अक्षत प्रताप सिंह, तो उसे लगने लगा कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ है। इसी बीच में अधिकारी ने यह भी कहा कि ये पारा के सदनोरा तक वहां कैसे पहुंचे, इस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं घर से लेकर वहां तक, इस सब की भी पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा कि आखिरकार वो वहां कैसे पहुंचे, कैसे नहीं पहुंचे, इनका नंबर क्यों स्विच ऑफ हुआ। तो लड़का थोड़ा सा घबराने लगता है, परेशान होने लगता है। तुरंत ही उसने 23 फरवरी 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास अपने पापा के सबसे खास दोस्त को फोन किया। फोन करने के बाद कहा अंकल से, रोते हुए, अंकल जी, जो पापा है ना, उन्होंने अपनी जान दे दी है, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और जैसे ही ये बात उसके अंकल ने, यानी कि पापा के दोस्त ने सुनी, तो उन्हें गुस्सा आता है। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बात कर रहे हो, कब क्या ये सब किया। तो उसने कहा कि अंकल जी, 20 फरवरी को बात कर रहा है, 23 फरवरी 2026 के दोपहर 2 बजे के आसपास, और तुम बात कर रहे हो 20 फरवरी की सुबह की बात कर रहे हो। इस बात पर उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद पूछते कहां पर है उनकी बॉडी, वो कहता है कि घर पर है। इस तरह की बातें थी। जब उस लड़के ने ये बताना शुरू किया है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा खास दोस्त होता है। वो खास दोस्त अचानक से यूं गायब हो जाए, अचानक से यूं चला जाए, तो जाहिर सी बात है उनकी टेंशन तो हो ही जाएगी। तभी उन्होंने उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश की, और जब गुस्से में वो आते हैं तो गुस्से में आने के बाद उस लड़के ने एक ऐसा सच बताया, उसको सुनने के बाद उन खास दोस्त की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके बारे में अभी तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो शायद कभी लौटकर वापस नहीं आए, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 21 फरवरी 2026 की दोपहर 2 बजे तक लौटकर वापस आ जाएंगे। लड़के ने बताया कि उसने ये सब कैसे किया, क्यों किया, आखिरकार ये सब पूरी कहानी क्या है। तो पुलिस को ये सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर घर आने के बाद जब तलाशी ली जाती है तो घर के अंदर पुलिस लगभग 8 घंटे तक रहती है। और जो उस लड़के के पिता होते हैं वो नीले रंग के ड्रम में पैक हुए थे, उनका हाथ दोनों गायब थे, उनके पैर दोनों गायब थे। बस इतना था। जितने लोगों ने भी ये बात सुनी, सबके सब लोग के अंदर सिरहंसी पैदा हो जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 3 मंजिला मकान होता है, आलीशान बिल्डिंग होती है। जो नीचे वाला फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, उसमें एक पार्किंग बनाया हुआ है, गेस्ट रूम बनाया हुआ है। जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें चाचा और चाची रहते हैं, और जो टॉप फ्लोर है उसके अंदर ये
उस लड़के के पापा, उसकी छोटी बहन रहती है और उसके वो खुद रहता है। यहाँ 3 सदस्य रहते हैं। इसी बात पे जब बातचीत पूछी जाती है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी जान देगा तो उसके दोनों पैर कैसे कट जाएंगे, दोनों हाथ कैसे कट जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा देर तक उस सच को छुपा नहीं पाता, और जो सच बताता है तो कुछ इस तरह से बात सामने आती है कि उसके पिता ये चाहते थे कि बेटा नीट क्वालिफाई करे, और नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई करे, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद वो अच्छा डॉक्टर बने, क्योंकि उनकी खुद की लगभग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बताई जाती हैं लगभग 18 पैथोलॉजी लैब होती हैं और 3 शराब की दुकान होती हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, लाखों रुपए की आमदनी होती है और करोड़ों का मकान होता है। सब कुछ ठीक था, बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेटे का मन डॉक्टरी में कम लग रहा था। कम इसलिए लग रहा था कि 2 बार नीट का एग्जाम देने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, और पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सब कुछ तुम्हारा है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। शादी समारोह से 19 फरवरी 2026 की रात को जब वापस लौट कर आते हैं तो पिता में और बेटे में कुछ इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पिता ने डांटते, जैसे पहले डांटते थे तब भी उन्होंने यही कहा कि देख लेना कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़के को इस बात बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा कुछ इतना आता है कि जब रात में उस लड़के की आंख खुल जाती है, पिता सोए हुए थे, घर में रखी हुई एक राइफल होती है जो पापा के बिल्कुल एकदम करीब में होती है, वो निशाना साधता है और सर के एकदम से करीब में मारता है, और सर में जब गोली लगती है तो सर का जो पूरा एकदम भेजा होता है ना, वो सर नहीं रहता, वो थोड़ा सा हिस्सा ही बचता है, बाकी सब बेकार हो जाता है। आसपास के लोगों को ये जो गोली की आवाज थी, शायद ऐसा लगा होगा कि शादी समारोह का मौका चल रहा है और किसी ने आतिशबाजी की होगी, और इस गोली की आवाज को कोई पहचान नहीं पाया कि इस घर में किसी का कत्ल हुआ है। लेकिन इस पास में ही एक दूसरा रूम होता है, उसकी छोटी बहन है जो कि जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। गोली की आवाज सुनने के बाद तुरंत वो जाग जाती है। जैसे ही अपने पिताजी को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, देखने के बाद उसकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पापा को देखकर वो थर-थर से कांपने लगती है, इतने डर जाती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसका चीखूं, चिल्लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। और उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता वो जहां पापा चले गए हैं, दूसरा रास्ता है वो जब तुम अपनी जुबान को बिल्कुल शांत रखोगी, चुप रहोगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की ने ऐसी खामोशी साधी कि किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। इसके बाद उस लड़के ने इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो प्लानिंग की वो वाकई बहुत भयानक होती है। जब अपने पिता को उसने उठाने की कोशिश की तो उसके पिता लगभग 1 कुंटल 10 किलो के आसपास के बताए जाते हैं, तो इसलिए वो उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसने कोशिश की और कोशिश करने के बाद उन्हें खींचता हुआ सीधा बाथरूम की तरफ लेके जाता है। आरी का इंतजाम करता है और आरी से दोनों हाथों को अलग कर देता है, दोनों पैरों को अलग कर देता है। अब जो शरीर का वजन था वो काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद उन दोनों हाथों को, दोनों पैरों को गाड़ी की डिग्गी में रखता है और घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर जाकर उन्हें फेंक देता है। उनका जो मोबाइल था वहीं जाकर बंद कर देता है। फिर से घर वापस लौट कर आता है। घर लौट के आने का उसका एक ही मकसद था ताकि जो बाकी शरीर का हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से को भी वो फेंक दे। लेकिन तब तक दिन निकल चुका था, तब तक लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। नंबर स्विच ऑफ था तो लोगों को थोड़ा शक सा होने लगता है कि इससे पहले तो कभी नंबर बंद नहीं था। आखिरकार उस लड़के से जब लगातार कांटेक्ट कर रहे थे तब उस लड़के को मौका नहीं मिल पाता, तभी नीले ड्रम का भी इंतजाम किया जाता है। लड़का कई बार गाड़ी धुलवाने के बहाने से, कई बार किसी न किसी बहाने से वो घर से बाहर जाता था, आता था, और इसी बीच में मौका देखते ही वो ड्रम का भी इंतजाम कर लेता है। पिताजी की उस बाकी बचे हुए हिस्से को वो नीले रंग के ड्रम में रखता है और कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थों का भी इंतजाम करता है ताकि मौका पाते ही उन्हें बॉडी को खत्म किया जा सके, मिटाया जा सके। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि यहां पर उसको ऐसा करे। उसकी मकसद ये था कि यहां से कहीं दूर लेके जाए, उसे जलाए और जलाने के बाद उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आसपास के लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी, उस लड़के के प्रति संवेदना बढ़ रही थी, ताकि उसके जो परिवार के पहले ही उसकी 9 साल पहले उसकी मां मर चुकी है, अब उसके पिता अचानक से गायब हो गए हैं, ये बच्चे कैसे रहेंगे, कहां पलेंगे, कहां बढ़ेंगे। तो इसी बात को लेकर ही पड़ोसियों की चिंता बढ़ रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो व्यक्ति अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जो एक बेहतरीन, एक शानदार इंसान था। जब उसके बारे में बताया जाता है, उस व्यक्ति के बारे में, वो सबके साथ मिलकर रहना अच्छा लगता था। हर त्योहार को वो पड़ोसियों के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाया करता था। कोई ना कोई आयोजन वो ऐसे ही कर दिया करता था, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए, आसपास के लोगों के साथ बैठने के लिए, किसी की भी मदद करने के लिए यूं ही एकदम घर से निकला और तैयार हो जाया करता था। और पार्क में हर साल रामलीला जरूर कराया करता था और अपने ही बेटे को भी एक रोल दिया करता था। बेटे का बताते हैं कि मेघनाथ का रोल दिया करता था, और उसने अपनी बेटी और बेटे के लिए दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी लगभग 8 साल पहले खत्म हो चुकी थी। बस यही कहानी है। जब लोगों ने मीडिया को बात पता चलती है, मीडिया मौके पर आती है, और जब मीडिया पूछताछ करना शुरू कर देती है तो कई चीजें निकल के सामने आती हैं। जैसे 4 महीने पहले घर में से कुछ कीमती ज्वेलरी चोरी हो गई थी। जब कीमती ज्वेलरी चोरी हो गई है तो पिताजी ने शक किया कि जो घर में काम करने वाली नौकरानी आती है, शायद उसने ही ये काम किया होगा। जब इस मामले की जांच पड़ताल अपने ही स्तर से की जाती है,
तो बेटे ने ये चोरी की थी। बेटे के प्रति और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बेटे को लिमिटेड एक्सेस थे, भले ही चाहे घर में करोड़ों रुपए हो या करोड़ों के वो मालिक हों, लेकिन हर चीज पर हाथ लगाने की शायद उसको अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो बेटा अपने बाप की बातें नहीं मानता था। बाप चाहता था कि वो नीट क्वालिफाई करे और एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए। 3 साल पहले की बात है, जब मीडिया वालों ने पूछा तो एक व्यक्ति ने ये आकर बताना शुरू कर दिया कि एक दिन वो अचानक से गायब हो जाता है और जब गायब होता है तो मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ लेके चला जाता है। 6 पेज की एक स्क्रिप्ट घर में रख के चला जाता है और उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था कि पिताजी तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, एक बार मुझे बिजनेस देके देखो, मैं क्या काम कर सकता हूं, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं, निकल रहा हूं। और यहां से जाने का मकसद यह है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस लौट कर आऊंगा। देखना मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मैं फैक्ट्रियां खोलना चाहता हूं, साथ ही लोन भी देना चाहता हूं, ये सारे काम करना चाहता हूं। काम उस बड़े बड़े करना चाहता था, ख्वाब उसके बड़े बड़े थे, लेकिन करना नहीं चाहता था। बिना करे ही वो सब कुछ करना चाहता था। और ऐसे ही जब घर वालों ने उसे तलाश किया तो दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जो लोग उसे ढूंढ रहे थे, तब वो कानपुर में जाकर मिल जाता है। उसे घर लेके आते हैं। परिवार ने इसको एक भूल समझकर माफ कर दिया था, लेकिन उस बेटे के लिए कोशिश कर रहे थे कि वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। लेकिन बेटा अंदर ही अंदर वो अपने पिता के प्रति क्या पाल रहा था, किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटना ने अभी भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कुछ अगर देखें तो उसके शायद फोन से भी कहीं राज खुलने की संभावना बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये अपने पिता से नाराज हो, तो अगर पैसे के लेन देन के बारे में कुछ पता चलेगा तो शायद वहां से कुछ राज निकल सकता है। किसी लड़की से भी अफेयर की बात सामने आती है, लेकिन अभी कोई इस बात पर तस्दीक नहीं कर रहा है, पुख्ता मोहर नहीं लगा रहा है। साथ ही मां की जो मौत है वो यूं ही नहीं हुई थी, मां ने शायद अपनी जान दी थी, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी वो भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। बेटी का जो व्यवहार था वो एकदम से सामान्य था। बेटी ने एग्जाम भी दिए, वो अपनी पड़ोस में जो सहेली थी उसके घर में बैठ कर आती है और ऐसा उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल फील नहीं हो रहा था जैसे कि उसके पिता की इतनी भयानक रूप से हत्या की गई है। वो एकदम से शांत जैसे रह रही थी सहेली के साथ। पड़ोस में जो कोई मिल रहा था तो उसके बड़े प्यार से अदब से नमस्ते भी कर रही, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा व्यवहार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इसमें इस तरह का भी सवाल थे कि कहीं ना कहीं लड़की की भी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। घर से रूम में स्प्रे मिले क्योंकि दुर्गंध ना आए तो उसको भी ठीक लगातार कर रहा था। इसका मतलब इसने पहले से ही सब चीजों का इंतजाम कर रखा था। आरी का भी इंतजाम कर रखा है उसने, और परिवार को, इनकी चाचा और चाची को इस बात का पता तक नहीं चल पाया। अभी कई सवाल हैं जो इन सवालों के पुलिस जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक व्यक्ति जो एक भला मानुष था, मानवेंद्र सिंह, एक अच्छा व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो भी भयानक रूप में। दोस्तों, जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं छोटू कुमार पासवान, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विनय कुमार, आराधना, शरद यादव, नाजिरा बेगम, ऐदल सिंह बघेल, प्रियंका यादव, सुबोध कुमार, रोशन कुमार, मोहम्मद चांद आलम, नजीर खान, मोहित कुमार, सुरेश कुमार यादव, हाशिम शाह, वीरू राय, बाबू, विजय प्रताप सिंह, ताहिर हुसैन, मोहम्मद आरिफ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।